आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे। किस तरह एक गरीब घर की लड़की शहजादी बन गई और फिर उसके साथ क्या हुआ, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की महक और मेहनत की बरकत थी, वहां गुल नाम की एक लड़की रहती थी। गुल की आंखों में हमेशा बड़े ख्वाब झलकते थे। वह हमेशा सोचा करती थी कि अगर वह एक शहजादी होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। वह खुद को एक खूबसूरत महल में देखती, जहां उसके इर्द गिर्द नौकर चाकर होते और उसके लिए कीमती कपड़े और जेवरात होते। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। गुल के वालिद एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सकें। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। गुल की वालिदा एक नेकदिल औरत थीं, जो हमेशा अपनी बेटी को सब्र और शुक्र की सीख दिया करतीं। वे कहतीं, बेटी, इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल की पाकीज़गी में होती है, न कि उसके पहनावे में। गुल उनकी बातें मानती, लेकिन फिर भी उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि वह कभी शहजादी बने। गुल बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग और लंबे घने बाल किसी भी देखने वाले को मोहित कर देते। गांव में बहुत से नौजवान उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, मगर गुल हमेशा पर्दा करती और गैर महरम मर्दों से दूर रहती। एक दिन गांव में एक ऐलान हुआ कि शहर के बादशाह का एक वजीर गांव आ रहा है। कहा जा रहा था कि वह बादशाह के लिए एक नई बीवी की तलाश कर रहा है। जब वजीर गांव पहुंचा तो उसने गुल को देखा और उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया। उसने फौरन बादशाह को गुल के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद गुल के घर एक शाही संदेशा आया। बादशाह गुल से निकाह करना चाहता था। गुल और उसके घर वाले हैरान थे। उनके लिए यह खुशी और डर दोनों की खबर थी। खुशी इसलिए कि गुल का ख्वाब पूरा हो रहा था, और डर इसलिए कि बादशाह की उम्र बहुत ज्यादा थी। गुल अभी जवान थी और बादशाह लगभग 60 साल का था, मगर घर वालों ने सोचा कि यह उनकी गरीबी से निकलने का एक मौका है। गुल की वालिदा ने उसे समझाया, बेटी, शायद अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में यही लिखा है। यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। गुल के पास ज्यादा इख्तियार नहीं था। घर वालों की रजामंदी से उसकी शादी बादशाह से कर दी गई। निकाह के बाद गुल को एक आलीशान महल में ले जाया गया, जहां सोने चांदी की सजावट थी। वह अब सच में एक शहजादी बन चुकी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी के बजाय एक अनजाना डर था। क्या यह शादी उसके लिए बरकत लाएगी? क्या उसे इस महल में वह खुशी मिलेगी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी? शादी के बाद गुल को शाही महल ले जाया गया। जब वह अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। महल की दीवारें नक्काशीदार थीं, छत पर झूमर झिलमिला रहे थे और हर तरफ नौकर चाकर खड़े थे। गुल के लिए यह सब नया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। बादशाह उसका इंतजार कर रहा था। जब गुल उसके सामने पहुंची तो उसने सिर झुका लिया। बादशाह ने उसे नर्म लहजे में कहा, तुम अब इस महल की मल्लिका हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुल ने सिर हिलाया, मगर उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या यह जिंदगी वाकई उसके लिए खुशी लाएगी? गुल की शादी को कुछ महीने बीत गए। बादशाह उसे हर तरह की सुख सुविधा देता, मगर गुल को महसूस होता कि यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता था। बादशाह उससे बहुत बड़ा था और वह उससे ज्यादा अपने कामों में मशगूल रहता। गुल महल में अकेली पड़ गई। नौकर चाकर उसकी खिदमत में थे, मगर कोई अपना सा नहीं था जिससे वह दिल की बात कह सके। एक दिन महल में एक नई हलचल मची। बादशाह के दरबार में एक बहादुर नौजवान सिपाही की आमद हुई थी। उसका नाम जफर था। वह शेर की तरह दिलेर था और अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। जब गुल ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मगर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि वह अब एक मल्लिका थी और उसे अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जफर भी पहली ही नज़र में गुल की खूबसूरती और मासूमियत से प्रभावित हो गया था। वह जब भी महल आता, उसकी नज़रें अनजाने में गुल की तरफ चली जातीं। गुल भी यह महसूस कर रही थी, मगर अपने दिल को समझाती कि यह गलत है। एक दिन महल में एक दावत थी। गुल भी अपनी शानो शौकत के साथ वहां मौजूद थी। अचानक महल के बाहर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। जफर ने फौरन तलवार उठाई और हमलावरों से लड़ने लगा। गुल अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी। जफर की बहादुरी देखकर उसके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई।
जब हमला खत्म हुआ तो बादशाह ने जफर को दरबार में बुलाया और उसे इनाम दिया। जफर ने झुककर शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी नजरें अनजाने में गुल की तरफ उठ गईं। गुल का दिल तेजी से धड़क उठा, मगर उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। अब दोनों के दिल में कुछ चल रहा था, मगर क्या यह सिर्फ एक फरेब था या फिर यह तकदीर का कोई और इम्तिहान था? महल में जफर की बहादुरी की चर्चा हर जुबान पर थी। बादशाह खुद भी उस पर मेहरबान था और उसे अपना खास सिपाही बना लिया था। जफर अब अक्सर महल में रहने लगा। गुल ने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जब भी जफर उसके करीब होता उसका दिल तेजी से धड़क उठता। उसे एहसास हो गया था कि वह एक ऐसे एहसास में गिरफ्तार हो रही थी जिसकी उसे इजाजत नहीं थी। गुल अब खुद को महल में और भी अकेला महसूस करने लगी थी। बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उम्र के इस फासले ने उनके रिश्ते को एक रस्म बना दिया था। गुल के दिल को जिस चाहत की तलाश थी वह उसे वहां नहीं मिल रही थी। इधर जफर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह जानता था कि उसकी चाहत हर लिहाज से गलत थी। गुल उसकी मलिका थी, बादशाह की बीवी थी, और वह एक मामूली सिपाही था। मगर तकदीर का खेल ऐसा था कि दोनों के दिल अब एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। एक दिन महल के बाग में गुल टहल रही थी। जफर वहां पहरा दे रहा था। जब उसकी नजर गुल पर पड़ी तो उसने जल्दी से नजरें झुका लीं, मगर गुल रुक गई। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज उसके होठों पर आकर रुक गए। जफर ने हिम्मत करके कहा, मलिका, अगर कोई बात हो तो हुक्म दें। गुल ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। क्या तुम खुश हो, जफर? उसने अचानक पूछा। जफर इस सवाल से चौंक गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक सिपाही की खुशी सिर्फ उसके फर्ज में होती है। गुल ने गहरी सांस ली। वह समझ गई थी कि जफर अपने दिल की बात नहीं कह सकता, मगर क्या वह खुद भी कह सकती थी? इसी बीच महल में एक नई खबर आई। बादशाह बीमार पड़ गया था। हकीमों ने बताया कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। गुल पर यह सुनकर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह जानती थी कि बादशाह ने उससे मोहब्बत की थी और अब वह उसका साथ नहीं छोड़ सकती थी। उसने खुदा से दुआ की कि बादशाह जल्द ठीक हो जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और फिर एक रात महल मातम में डूब गया। बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया था। गुल अब एक शहजादी नहीं बल्कि एक बेवा मलिका बन चुकी थी। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। मगर क्या उसकी तकदीर अब भी कोई नया मोड़ लेगी? और क्या जफर अब भी उसके दिल में अपनी जगह बना पाएगा? बादशाह के इंतकाल के बाद महल में मातम छा गया। गुल अब मलिका ए दौरान थी, मगर उसके दिल पर एक भारी बोझ था। उसकी शादी एक रस्म बन गई थी, मगर बादशाह ने उसे हमेशा इज्जत दी थी। उसकी मौत के बाद गुल खुद को और भी तन्हा महसूस करने लगी। शाही महल में अब एक नई उलझन थी। बादशाह के वारिस कौन होंगे? चूंकि गुल से उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दरबार के बुजुर्ग वजीर और रईसों ने फैसला किया कि तख्त पर कोई और बैठाया जाएगा। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। महल के अंदरूनी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इसी दौरान गुल की मुलाकात एक बार फिर जफर से हुई। वह अब भी महल का सिपाही था, मगर बादशाह के इंतकाल के बाद उसकी नज़रों में गुल के लिए एक नया एहसास था, हमदर्दी, इज्जत और कुछ और, जो वह खुलकर नहीं कह सकता था। एक दिन जब गुल अपने महल के बाग में अकेली बैठी थी तो जफर वहां आ पहुंचा। उसने गुल को गहरी सोच में डूबा देखा और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, मलिका, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी खिदमत में हूं। गुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक महल के अंदर हलचल मच गई। एक वजीर ने ऐलान किया कि महल में कुछ दरबारी और बादशाह के रिश्तेदार गुल के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वह महल में ज्यादा दिन तक राज करे। गुल के लिए यह एक और बड़ा सदमा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लोग उसके सामने अदब से झुकते थे वही अब उसके खिलाफ चालें चल रहे थे। जफर ने यह सब सुना और उसका खून खौल उठा। उसने फौरन अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी जो गुल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसी बीच गुल और जफर के दरमियान एक अजीब रिश्ता बनने लगा था। गुल जानती थी कि वह अब अकेली थी और जफर वह इंसान था जो उसके साथ खड़ा था। मगर क्या यह रिश्ता सिर्फ एक हमदर्दी थी या इससे बढ़कर कुछ और? एक रात जब महल में सब सो रहे थे, जफर ने गुल के पास आकर कहा, मलिका, आपके लिए अब यहां रहना महफूज नहीं है।
आपके दुश्मन ताक में बैठे हैं। गुल कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, तो फिर क्या किया जाए? जफर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं आपको यहां से ले जा सकता हूं, कहीं दूर, जहां कोई आपको नुकसान न पहुंचा सके। गुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह इस महल को छोड़कर एक नए सफर पर जाने के लिए तैयार थी? और क्या जफर सच में उसकी हिफाजत कर पाएगा? गुल के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह शाही महल छोड़कर चली जाए? क्या वह अपनी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाने के लिए तैयार थी? उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, मगर उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। महल में उसके खिलाफ साजिशें हो रही थीं और जफर ही उसका एकमात्र सहारा था। गहरी रात में जब महल के दरबार और गलियारों में सन्नाटा था, गुल अपने कमरे से बाहर निकली। जफर पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे ताकि अंधेरे में कोई उसे पहचान न सके। गुल भी एक सादी चादर ओढ़े हुई थी। जफर ने गुल की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, हम जल्दी निकलना होगा मलिका। अगर किसी को पता चल गया तो हम नहीं बच पाएंगे। गुल ने हल्के से सिर हिलाया। यह पहली बार था जब वह महल की ऊंची दीवारों के बाहर कदम रख रही थी, वह भी किसी और के साथ, एक अजनबी सफर पर। जफर ने गुल को एक घोड़े पर बिठाया और खुद भी कूदकर पीछे बैठ गया। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में हवाएं तेज थीं और गुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सफर सिर्फ एक महल से बाहर जाने का नहीं था, बल्कि यह उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। रास्ते में जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो जफर ने घोड़ा रोक दिया। उसने कहा, मलिका, हमें अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वरना पहरेदार हमें पकड़ लेंगे। गुल ने पहली बार जफर की आंखों में देखा। वहां फिक्र और जिम्मेदारी का एहसास था। वह जानती थी कि जफर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसे यहां तक पहुंचाया था। जफर ने आग जलाई और दोनों उसके पास बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर गुल ने हिम्मत करके पूछा, जफर, तुमने यह सब मेरे लिए क्यों किया? जफर ने धीरे से मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में एक गहरी बात छुपी थी। क्योंकि आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था, और शायद इससे भी ज्यादा कुछ। गुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ एक सिपाही और मल्लिका का नहीं रह गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दोनों ने सफर फिर से शुरू किया, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे एक छोटे से गांव के करीब पहुंचे, अचानक कुछ घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। गुल और जफर ने चौंक कर देखा। ये महल के सिपाही थे। गुल का चेहरा फक पड़ गया। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? क्या वह फिर से उसी महल में कैद हो जाएगी जिससे वह भागी थी? और क्या जफर को इसकी सजा मिलेगी? गुल और जफर को घेरने वाले घुड़सवार महल के खास सिपाही थे। उनके चेहरे सख्त थे और उनकी तलवारें चमक रही थीं। गुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जफर ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली, मगर वह जानता था कि अकेले इतने सिपाहियों से मुकाबला करना नामुमकिन था। सिपाहियों में से एक आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, मल्लिका ए द्वारा, आपको बादशाह के खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बगावत? उसने कांपती आवाज में पूछा। सिपाही ने ठंडी निगाहों से जवाब दिया, आप महल छोड़कर चली आईं। ये एक गुनाह है। दरबार में आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। आपको वापस चलना होगा। गुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि महल में उसके खिलाफ साजिशें हो रही थीं, मगर यह नहीं सोचा था कि उसे बागी करार दे दिया जाएगा। जफर ने तलवार को और मजबूत पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर किसी ने मलिका को हाथ भी लगाया तो मैं उसे मार डालूंगा। सिपाही ठहाका लगाकर हंसा। तुम क्या करोगे जफर? तुम बस एक मामूली सिपाही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बादशाह की मलिका को भगाने की? गुल ने महसूस किया कि हालात उसके खिलाफ थे। अगर वह लड़ाई के लिए कहती तो जफर मारा जाता। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन जफर को कुछ नहीं होना चाहिए। सिपाही ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अगर वह हमारे साथ चलता है और कोई झगड़ा नहीं करता तो हम उसे छोड़ देंगे। गुल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आंसू पी लिए। उसने जफर की तरफ देखा। हमें साथ चलना होगा जफर, उसने धीमी आवाज में कहा। गुल और जफर को फिर से महल ले जाया गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरबार में हलचल मच गई। वजीर और दरबारी एकत्र हो गए।
शाही सिंहासन पर बादशाह के भतीजे ताजुद्दीन बैठे थे, जो अब सत्ता पर काबिज हो गए थे। ताजुद्दीन ने गुल की तरफ देखा और तिरस्कार से कहा, तो मल्लिका, तुमने सोचा कि तुम भाग जाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? गुल ने खुद को मजबूत किया और जवाब दिया, मैं किसी बगावत में शामिल नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए महल छोड़ा था। ताजुद्दीन ने हंसकर कहा, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हें मुजरिम बना दिया है। और ये सिपाही? उसने जफर की तरफ इशारा किया। इसने तुम्हारी मदद की, यह गद्दारी के बराबर है। गुल का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि जफर को अब सजा दी जाएगी। ताजुद्दीन ने आदेश दिया, जफर को महल की जेल में डाल दिया जाए और कल सुबह इसे शाही मैदान में फांसी दी जाएगी। गुल की आंखें फटी रह गईं। नहीं, उसने चीख कर कहा, मगर दरबारियों ने उसकी बात नहीं सुनी। जफर को घसीटकर जेल में डाल दिया गया। अब गुल के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वह जफर को बचा पाएगी, या फिर उसकी तकदीर हमेशा के लिए उससे छिन जाएगी? जफर को जेल में डाल दिया गया था और सुबह उसे फांसी दी जानी थी। गुल के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी थी। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी, मगर उसे एहसास था कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वह जफर को बचाना चाहती थी तो उसे कोई रास्ता निकालना होगा। रात का समय था। महल में सन्नाटा था। गुल अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। तभी उसकी खास दासी सलीमा अंदर आई। मल्लिका, अगर आप चाहें तो जफर को बचाने का एक तरीका है, उसने धीरे से कहा। गुल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा तरीका? सलीमा ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, महल के पुराने तहखाने के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे जेल के पिछले हिस्से में खुलती है। अगर हम सही समय पर जाएं तो जफर को वहां से निकाल सकते हैं। गुल की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, मगर यह आसान नहीं था। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गुल ने काले कपड़े पहने ताकि रात के अंधेरे में कोई उसे पहचान न सके। सलीमा ने उसे रास्ता दिखाया और दोनों चुपचाप महल के तहखाने में पहुंची। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो सालों से बंद था। सलीमा ने एक चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। सामने एक संकरी सुरंग थी। गुल ने बिना वक्त गंवाए अंदर कदम रखा। सुरंग अंधेरी और दमघोंटू थी, मगर गुल के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, जफर को बचाना। जब वे सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंची तो देखा कि यह जेल की दीवार के पीछे खुलती थी। सलीमा ने दीवार की एक ईंट हटाई और अंदर का नजारा देखने लगी। जफर वहीं बैठा था, सिर झुकाए हुए। गुल ने धीमे से पुकारा, जफर! जफर ने चौंक कर सिर उठाया। जब उसने गुल को देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास और चिंता दोनों थे। मल्लिका, आप यहां? गुल ने जल्दी से कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी बाहर आओ। जफर हिचकिचाया, अगर हम पकड़े गए तो आपको भी सजा मिलेगी। गुल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जफर अब और मना नहीं कर सकता था। वह जल्दी से उस छोटे से रास्ते से बाहर निकला। सलीमा ने जल्दी से ईंटें वापस लगा दीं ताकि किसी को शक न हो। अब सबसे बड़ा सवाल था, महल से बाहर कैसे निकला जाए? गुल, जफर और सलीमा छिपते छिपाते महल के पिछवाड़े तक पहुंचे। वहां कुछ घोड़े बंधे थे। सलीमा ने एक घोड़े को खोला और गुल व जफर को उस पर बैठने को कहा। गुल ने सलीमा का हाथ पकड़ा। तुम चलोगी? सलीमा ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं, आपको बचकर जाना होगा। गुल की आंखों में कृतज्ञता थी। अगर हम बच गए तो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। इसके बाद जफर ने घोड़े की लगाम संभाली और दोनों तेजी से महल से दूर निकल पड़े। अब वे आजाद थे, मगर क्या उनकी तकदीर सच में उन्हें एक नई जिंदगी देगी, या फिर कोई नया इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था? गुल और जफर घोड़े पर सवार होकर अंधेरी रात में महल से दूर निकल रहे थे। पीछे से महल के पहरेदारों की आवाजें आ रही थीं। किसी को उनकी फरारी का पता चल चुका था। जफर ने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। गुल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, मगर जफर की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। वह जानती थी कि अब उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। कुछ घंटों की सवारी के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जफर ने घोड़ा रोक दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। गुल ने इधर उधर देखा और धीमे से पूछा, अब हम कहां जाएंगे? जफर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमें शहर छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाना होगा। जब तक ताजुद्दीन गद्दी पर बैठा है तुम्हारा महल लौटना नामुमकिन है। गुल ने गहरी सांस ली।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह, जो कभी शाही महल की मल्लिका थी, आज एक भगोड़ी बन जाएगी। मगर उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उसके पास जफर था और यही उसके लिए सबसे अहम था। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जफर ने एक सुरक्षित जगह ढूंढी जहां वे थोड़ी देर आराम कर सकते थे। गुल एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह थकी हुई थी, मगर उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने जफर की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, सिर्फ मेरी खातिर। जफर मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में गंभीरता थी। तुम सिर्फ एक मलिका नहीं हो, गुल, तुम मेरी तकदीर हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। गुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें झुका लीं। रात का वक्त था और दोनों को कुछ देर सोने की जरूरत थी। जफर ने अपनी तलवार हाथ में रख ली ताकि अगर कोई खतरा आए तो वह तैयार रहे। सुबह होते ही जफर ने घोड़ा तैयार किया और दोनों ने फिर सफर शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूर के गांव में शरण लेंगे, जहां कोई उन्हें पहचान न सके। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कुछ डाकू घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गुल और जफर वहां पहुंचे, डाकुओं ने घेर लिया। उनका सरदार हंसते हुए बोला, लगता है कोई खास लोग हमारे जाल में फंस गए हैं। यह औरत बहुत कीमती लग रही है। गुल ने डर कर जफर की तरफ देखा। जफर ने तुरंत तलवार खींच ली और गरज कर बोला, अगर किसी ने मलिका को हाथ भी लगाया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। डाकू ठहाका मारकर हंसे। उनमें से एक बोला, देखते हैं तुम्हारी तलवार कितनी तेज है सिपाही। जफर ने बिना सोचे हमला कर दिया। एक नई जंग छिड़ गई थी। क्या जफर गुल को बचा पाएगा, या फिर तकदीर उनका कोई और इम्तिहान लेने वाली थी? जफर की तलवार बिजली की तरह लहराई और पहले ही वार में एक डाकू जमीन पर गिर पड़ा। बाकी डाकू चौंक गए, मगर वे भी लड़ाई के लिए तैयार थे। चारों तरफ तलवारों की चमक फैल गई। गुल घबराई हुई एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह देख सकती थी कि जफर अकेले ही कई डाकुओं का मुकाबला कर रहा था, मगर डाकू ज्यादा थे और जफर अकेला। अचानक एक डाकू ने पीछे से जफर पर वार करने की कोशिश की। गुल की आंखें डर से फैल गईं। उसने बिना सोचे पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से डाकू के सिर पर दे मारी। डाकू चीखता हुआ गिर पड़ा। जफर ने पीछे देखा और गुल को एक पल के लिए घूरता रह गया, फिर मुस्कुराया। बहुत बहादुर हो गुल। मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। डाकुओं का सरदार अब खुद मैदान में आ चुका था। वह लंबा हट्टा कट्टा आदमी था और उसकी तलवार काफी भारी थी। अब मैं देखता हूं कि तुम कितने बहादुर हो सिपाही, वह गरजा। जफर ने अपनी तलवार संभाली और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराने की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। गुल ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, जफर की हिफाजत फरमा। लड़ाई जारी थी। जफर और सरदार के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। फिर अचानक जफर ने एक चाल चली। उसने अपनी तलवार को घुमाकर सरदार की तलवार को झटका दिया और एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। सरदार तड़पता हुआ गिर पड़ा। बाकी डाकू यह देखकर डर गए और भागने लगे। गुल दौड़कर जफर के पास आई। क्या तुम ठीक हो? जफर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हमेशा ठीक रहूंगा। डाकुओं को हराने के बाद गुल और जफर ने फिर से सफर शुरू किया। कुछ घंटों बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहां की गलियां संकरी थीं, मगर लोग सीधे सादे और शरीफ लग रहे थे। जफर ने एक बुजुर्ग किसान से कहा, हमें यहां शरण चाहिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने दोनों की हालत देखी। गुल के कपड़े मैले थे, मगर उसकी आंखों में गजब की शान थी। जफर घायल था, मगर उसकी बहादुरी साफ झलक रही थी। तुम दोनों मुसाफिर लगते हो, बुजुर्ग ने कहा। अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो मेरे घर चलो। अल्लाह मेहमानों को भेजता है और मेहमानों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। गुल की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने बिना सवाल किए उनकी मदद की थी। अब वे सुरक्षित थे, मगर यह सुकून कितने दिन टिकेगा? क्या महल के लोग उनका पीछा छोड़ देंगे, या फिर तकदीर अभी और इम्तिहान लेने वाली थी? गुल और जफर अब उस छोटे से गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। बुजुर्ग किसान, जिनका नाम हाजी रहमत था, ने उन्हें अपने घर में जगह दी थी। हाजी साहब नेक दिल इंसान थे। उन्होंने जफर के जख्मों का इलाज किया और गुल को आराम करने के लिए एक अलग कमरा दिया। गुल ने पहली बार महसूस किया कि शाही महल से दूर एक सादी जिंदगी भी कितनी सुकून भरी हो सकती है। यहां कोई साजिशें नहीं थीं, कोई लालच नहीं था, बस सादगी और अपनापन था।
माँ के बाद पहली बार किसी ने मेरी इस तरह देखभाल की है। गुल ने आंसू पोंछते हुए सोचा। कुछ दिनों में गुल और जफर गांव के लोगों में घुल मिल गए। गुल, जो कभी शाही महल की मल्लिका थी, अब गांव की औरतों के साथ बैठकर रोटियां बनाना सीख रही थी। वह खेतों में काम करने वाली औरतों से बातें करती, उनकी तकलीफें सुनती और उनकी मदद करती। जफर ने भी गांव में अपनी जगह बना ली थी। वह गांव के नौजवानों को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाने लगा। हाजी रहमत को जल्दी ही समझ आ गया था कि जफर कोई मामूली आदमी नहीं था। बेटा, तुम कौन हो? सच बताओ, एक दिन हाजी साहब ने जफर से पूछा। जफर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सिर्फ एक सिपाही था जिसने अपनी मल्लिका की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हाजी साहब ने सिर हिलाया। तुम्हारे चेहरे पर बहादुरी की निशानी है, मगर आंखों में बेचैनी भी। जफर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। खतरा फिर से मंडराने लगा। गुल और जफर ने सोचा था कि महल के लोग अब उन्हें भूल चुके होंगे, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे अमीर कपड़े पहने हुए थे और हर किसी से सवाल कर रहे थे। क्या तुमने एक नौजवान औरत को यहां देखा है जो शहर से भागकर आई हो? गांव वालों ने इनकार कर दिया, मगर गुल और जफर समझ गए कि ताजुद्दीन के आदमी अब भी उनका पीछा कर रहे थे। गुल डर गई। अब क्या होगा जफर? जफर की आंखों में गुस्सा था। अब मैं भागूंगा नहीं गुल, अगर उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया है तो अब इस जुल्म का सामना करना होगा। उस रात जफर ने हाजी रहमत से कहा, हमें गांव छोड़ना होगा। अगर हम रुके तो आपका गांव भी खतरे में आ सकता है। मगर हाजी रहमत ने जफर का कंधा पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोगों ने भी हामी भरी। अगर ये जालिम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो हम तुम्हारा साथ देंगे। गुल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती। सच्चे लोग जब एक साथ होते हैं तो किसी बादशाहत से भी बड़ी ताकत बन जाते हैं। मगर अब सवाल था, क्या ताजुद्दीन के लोग उन्हें पकड़ लेंगे या फिर यह गांव उनकी तकदीर को बदल देगा? गुल और जफर अब खतरे को महसूस कर चुके थे। ताजुद्दीन के सैनिक गांव के आसपास घूम रहे थे और यह सिर्फ वक्त की बात थी जब वे गुल और जफर तक पहुंच जाते। मगर इस बार भागना कोई हल नहीं था, अब उन्हें मुकाबला करना था। गुल ने गांव की औरतों के साथ बैठकर सोचा, अगर हम डरकर छिपते रहे तो ये जालिम कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें खुद अपनी तकदीर का फैसला करना होगा। हाजी रहमत ने गांव के सभी लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया। वहां उन्होंने ऐलान किया, हम अपने मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर ताजुद्दीन की फौज यहां आई तो हम अपनी जमीन और इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। गांव के लोगों में जोश आ गया। जफर ने नौजवानों को तलवारबाजी सिखाने की ठानी और गुल ने औरतों को हिफाजत के लिए छोटे छोटे हथियार तैयार करने में मदद की। गुल को यकीन था कि अल्लाह उनके साथ है। रात का वक्त था। चांद की हल्की रोशनी में गांव का माहौल शांत दिख रहा था, मगर हर कोई जानता था कि सुबह क्या होने वाला था। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। सैनिक आ रहे हैं, वे गांव के पास पहुंच चुके हैं। गुल और जफर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वक्त आ चुका था। गुल ने हाजी रहमत के पास जाकर कहा, दुआ कीजिए बाबा, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इंसाफ और जुल्म के बीच है। सुबह होते ही ताजुद्दीन के सैनिक गांव के दरवाजे तक आ पहुंचे। उनके सरदार ने ऐलान किया, गुल को हमारे हवाले कर दो, वरना इस गांव को जला दिया जाएगा। गुल आगे बढ़ी और गरज कर बोली, अगर ताजुद्दीन में हिम्मत है तो खुद यहां आए, मैं किसी जालिम के सामने झुकने वाली नहीं। तभी जफर और गांव के नौजवान तलवारें लेकर बाहर आ गए। एक बड़ा मुकाबला शुरू हो गया। गुल ने भी हाथ में एक छोटी तलवार ले ली। वह एक मल्लिका थी, मगर आज वह एक सिपाही की तरह लड़ रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। ताजुद्दीन के आदमी ये देखकर चौंक गए कि एक छोटा सा गांव इतनी हिम्मत से लड़ा। जफर ने सरदार को टक्कर दी और एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर बाकी सैनिक घबरा गए और भागने लगे। गुल और जफर की जीत हो चुकी थी। गांव में खुशी का माहौल था। हाजी रहमत ने गुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लाएगा। मगर गुल जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। ताजुद्दीन अब जरूर कोई नया चाल चलेगा। गुल ने जफर की तरफ देखा और कहा, हमें अब सिर्फ बचना नहीं है, हमें अपना हक लेना होगा। क्या गुल अब अपनी तकदीर खुद लिख पाएगी?
क्या वह ताजुद्दीन के जुल्म को खत्म कर पाएगी? गुल और जफर की जीत के बाद गांव में सुकून का माहौल था, मगर वे जानते थे कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ताजुद्दीन अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह फिर हमला करवाएगा और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। हाजी रहमत ने गुल और जफर को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर तुम सच में इस जालिम ताजुद्दीन को हराना चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ लड़ाई नहीं, अक्ल से भी काम लेना होगा। गुल ने सिर झुका लिया। बाबा, हम क्या कर सकते हैं? हाजी साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, ताजुद्दीन सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। उसके खिलाफ अगर कोई सबसे मजबूत ताकत खड़ी हो सकती है तो वह खुद अवाम है। गुल और जफर समझ गए। उन्हें अब सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा करके इस जुल्म के खिलाफ खड़ा करना था। गुल और जफर ने तय किया कि वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ताजुद्दीन के खिलाफ जागरूक करेंगे। गुल ने सबसे पहले औरतों को इकट्ठा किया। बहनों, जब एक जालिम हुक्मरान राज करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हम औरतों को होती है। हमारी इज्जत, हमारी आवाज, हमारा हक, सब कुछ छीन लिया जाता है। क्या तुम ताजुद्दीन के इस जुल्म को हमेशा सहती रहोगी? औरतों की आंखों में गुस्सा और जोश था। वे सब जानती थीं कि गुल सच कह रही थी। दूसरी तरफ जफर ने नौजवानों को इकट्ठा किया। भाइयों, हमें अब सिर्फ हथियार नहीं उठाने, बल्कि अपनी हिम्मत और अक्ल से लड़ना है। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो ताजुद्दीन की पूरी सल्तनत हिल सकती है। धीरे धीरे गुल और जफर का पैगाम पूरे राज्य में फैलने लगा। अलग अलग गांवों से लोग जुड़ने लगे। अब यह सिर्फ गुल और जफर की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे मुल्क की लड़ाई बन गई थी। महल में ताजुद्दीन बेचैनी से टहल रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि गुल और जफर गांव-गांव जाकर बगावत फैला रहे थे। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो यह लड़की मेरी सल्तनत तबाह कर देगी। वह गुस्से से चिल्लाया। उसने अपने वजीरों से कहा, गुल को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने लाओ, और अगर कोई भी उसका साथ दे तो उसे भी मार डालो। सैनिक राज्य भर में भेजे गए, मगर इस बार हालात बदल चुके थे। गुल अब अकेली नहीं थी, पूरा राज्य उसके साथ था। क्या गुल और जफर इस बगावत को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या ताजुद्दीन का जुल्म खत्म होगा? ताजुद्दीन के सैनिक चारों ओर फैला दिए गए थे। उनका एक ही मकसद था, गुल और जफर को ढूंढकर खत्म कर देना। मगर अब हालात बदल चुके थे। हर गांव में गुल के लिए लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत थी। जब भी सैनिक किसी गांव में जाते और पूछते, गुल कहाँ है, तो उन्हें बस एक ही जवाब मिलता, हमें नहीं पता। मगर सच्चाई यह थी कि गुल और जफर हर दिन किसी नए गांव में होते, लोगों से मिलते, उन्हें हक और इंसाफ के लिए खड़े होने की ताकत देते। धीरे धीरे गुल की आवाज एक आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। गरीब, किसान, व्यापारी, सैनिक, सब ताजुद्दीन के खिलाफ होने लगे। एक दिन जफर ने गुल से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ छिपकर नहीं बल्कि खुलकर मुकाबला करें। गुल ने सिर हिलाया। हां, अब हमें इस जालिम से उसका तख्त छीन लेना होगा। गुल और जफर ने फैसला किया कि वे सीधे राजधानी जाएंगे और वहां के लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगर राजधानी के लोग ताजुद्दीन के खिलाफ खड़े हो गए तो उसकी हुकूमत का अंत तय था। सैकड़ों लोगों का कारवां राजधानी की तरफ बढ़ने लगा। हाथों में तलवारें नहीं, बल्कि इंसाफ और हक का परचम था। जब ताजुद्दीन को खबर मिली कि गुल और हजारों लोग राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़की मेरी हुकूमत खत्म करने चली है, उसने दहाड़ते हुए कहा। मैं इसे मिटा दूंगा। महल के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। गुल सबसे आगे खड़ी थी। गुल ने ऊंची आवाज में कहा, ताजुद्दीन, आज तुम्हारी बादशाहत का फैसला होगा। क्या तुम अपने लोगों की आवाज सुनोगे या अपनी तलवार से उनका खून बहाओगे? ताजुद्दीन महल की बालकनी से नीचे देख रहा था। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया, इन सबको खत्म कर दो। मगर कुछ हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके अपने ही सैनिक गुल के साथ खड़े हो गए। ताजुद्दीन ने जब देखा कि उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची तो वह डर गया। वह महल से भागने की कोशिश करने लगा, मगर जफर पहले ही उसे पकड़ चुका था। गुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तुमने लोगों को दबाने की कोशिश की, मगर हक की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ताजुद्दीन को पकड़कर उसके ही लोगों के सामने लाया गया। लोग अब फैसला करने वाले थे कि उसे क्या सजा दी जाए। गुल ने आगे बढ़कर ऐलान किया, हम जुल्म के खिलाफ थे, मगर हम खुद जालिम नहीं बनेंगे।
ताजुद्दीन को जेल में डाल दिया जाए और उसे अपने गुनाहों की सजा मिले। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, गुल जिंदाबाद, हक की जीत हुई। गुल की तकदीर पूरी हुई। अब गुल सिर्फ एक मलिका नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की रहनुमा बन चुकी थी। वह जानती थी कि असली ताकत सिर्फ ताज और तख्त में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। जफर ने गुल की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने अपनी तकदीर खुद लिखी, गुल। गुल ने भी मुस्कुराकर कहा, और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब यह मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो चुका था, एक दौर जहां इंसाफ और मोहब्बत का राज होगा। हमारी कल की वीडियो में, जिसका टाइटल है रानी की कोख से जन्म में 7 पत्थर पर कमेंट करने वाले लोगों में शामिल है मुहिबा आलम। ये कहते हैं, गुड जॉब ब्रो, ये दिल्ली से है हुसैन। हुसैन ढेर सारे हार्ट इमोजी कमेंट करते हैं। रिजवान अली हाय लिखते हैं, एस के कातुन लिखते हैं। फरहान खान बाबू मुल्ला चाचा लिखते हैं, बेस्ट वीडियो देखने के लिए और वीडियो पर कमेंट करने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।